Hello and welcome again in the session of statistics. We were discussing the techniques of sampling यानी कि प्रतिदर्श की विधियां हम डिस्कस कर रहे थे. हम 3 मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हमारे पास नेक्स्ट मेथड है. सो दिस इज द 4th वन. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यानी कि व्यवस्थित प्रतिदर्श. It means arranging the target population according to some ordering scheme and then selecting elements at regular intervals through that ordered list using random sampling technique. देखो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, जो हमारा यूनिवर्स है, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं, उसे हमने एक ऑर्डर में, एक किसी पर्टिकुलर क्रम में अरेंज कर लेना है. चाहे वो क्रम अल्फाबेटिक ऑर्डर हो, चाहे वो क्रम जैसे स्कूल में रोल नंबर्स होते हैं बच्चे के उस तरह से हो, चाहे वो क्रम किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर बेस्ड हो. ठीक है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डरिंग स्कीम के बेसिस पर आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन को अरेंज कर लोगे. फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, एक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर मतलब सिंपल सी बात, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर आप क्या करोगे, एक आइटम को एज अ सैंपल सिलेक्ट करोगे और उसके बाद जितने आपको नंबर ऑफ आइटम्स एज अ सैंपल चाहिए वो आप एक रेगुलर इंटरवल को फॉलो करते हुए उस ऑर्डर्ड लिस्ट में से सिलेक्ट करते रहोगे. जैसे सपोज कीजिए आपने 10,000 टारगेट पॉपुलेशन में से डेटा अरेंज करना है, सैंपल अरेंज करना है. मान लो आप सैंपल 1000 सैंपल इकट्ठा करना चाहते हो. अब देखो सबसे पहला स्टेप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अकॉर्डिंगली क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग स्कीम में अरेंज करना. तो आपको पहले तो ये 10,000 के 10,000 टारगेट पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग स्कीम में अरेंज करना पड़ेगा. फिर देखो, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस तरह से कितना nth आइटम गैप डालूं, कितना आइटम में गैप डालूं, जितने को मैंने एज अ सैंपल सिलेक्ट करना है. मैंने 1000 एज अ सैंपल सिलेक्ट करना है, तो इसका मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 कम से कम 10th गैप, मतलब 10 गैप होना चाहिए मेरे हर एक सैंपल में. तो अब क्या किया जाएगा, जो मेरे पास यहाँ पर ये 10 आया है, मैं पहले रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर 1 से लेकर 10 तक जो मेरी पहली 10 आइटम्स हैं उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लूंगी एज अ सैंपल. उसके बाद 10-10 का गैप आता जाएगा और मेरा सैंपल सिलेक्ट होता चला जाएगा. इस तरह की एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी, लेकिन उसमें मैंने आपको अपनी टारगेट पॉपुलेशन को स्टार्टिंग में किसी ऑर्डर में अरेंज करने के बारे में नहीं कहा था. लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें हमने पहले अपनी टोटल पॉपुलेशन को एक ऑर्डरिंग स्कीम में अरेंज करना है, फिर उसके बाद हमने सिलेक्शन करनी है. ठीक है, अब 1 by 1 से लेकर 10 तक मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दी. मान लो मैंने 5th आइटम सिलेक्ट कर ली. ठीक है, तो 5th में 10 ऐड कर लो, नेक्स्ट आइटम मेरी 15th होगी. फिर 15 में 10 ऐड कर लो, मेरी नेक्स्ट आइटम 25 होगी. फिर उसी तरह से 8th हो जाएगी. बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने 1000 सैंपल्स सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ दिस गिवन टारगेट पॉपुलेशन. तो मुझे लगता है कि मीनिंग आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का समझ में आ गया होगा. जल्दी से इसे हिंदी में भी देख लेते हैं कि ये क्या दिया हुआ है. इस विधि में समग्र की इकाइयों को किसी उचित क्रम के आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है और फिर यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का प्रयोग कर, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का प्रयोग कर प्रतिदर्श का चुनाव कर लिया जाता है. तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको समझाया और जो यहाँ रिटन फॉर्मेट में है वो दोनों से आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सैम्पलिंग टेक्निक के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं. देखो मेरिट्स में हमारे पास क्या है, बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है इसे इस्तेमाल करना. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही सरल प्रणाली है.
और दूसरा अगर देखें कि जो बायसनेस है उसके चांस बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि एक nth आइटम फिक्स हो जाती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिससे हमने एक सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे सैंपल्स को सिलेक्ट करना होता है। तो इसलिए एक अनुसंधानकर्ता के द्वारा भी, या उसने जो अपने बिहाफ पर अगर कोई गणक अपॉइंट किए हैं तो उनके बेसिस पर भी बायसनेस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, पक्षपात की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंग टू एक पर्टिकुलर सिस्टम ही एक nth आइटम का गैप डालकर ही सिलेक्शन करनी होती है। तो इन बिटवीन वालों को वो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं इसी पॉइंट को बेस मानते हुए डीमेरिट की बात करूं तो नो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, चुनाव का समान अवसर तो सभी को नहीं प्राप्त हो रहा ना। सिर्फ जब मैंने अभी अभी आपको वो 10,000 को 1000 से डिवाइड कर मैंने आपको कहा था कि हम 10th आइटम हमारे पास निकलती हैं सैंपल के तौर पर, गैप जो nth आइटम का गैप निकल रहा है। मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 10 के बीच में आप एक बार रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज करोगे तो देखो इक्वल चांस, क्या 10,000 की 10,000 टारगेट पॉपुलेशन को मिला या सिर्फ पहले 10 को मिला? सिर्फ पहले 10 को मिला ना, बाकी के जो बचे हैं उन्हें नहीं मिला। तो दैट मीन्स सभी को इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग का बहुत बड़ा एक डीमेरिट बन जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बहुत ही ध्यान से फिर से देखो, बहुत ही आसान सा है ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट भी डीमेरिट का। लेस सुटेबल फॉर लार्ज साइज्ड पॉपुलेशन मीन्स लेस सुटेबल फॉर समग्र के बड़े आकार के लिए, मतलब जहां पर हमारा एरिया अंडर स्टडी, जहां पर हमारी पॉपुलेशन बड़े आकार की है, वहां पर इसे यूज कर पाना उपयुक्त नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि देखो, हमने बोला था एक ऑर्डरिंग स्कीम में हमने अरेंज करना है। तो अगर हमारे पास हमारी टारगेट पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो पहले अपनी उस टारगेट पॉपुलेशन को अरेंज करना भी तो कितना बड़ा मुश्किल काम है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज द पर्टिकुलर्स ऑफ द यूनिट्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस केस में ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो है वो सरल और आसान विधि नहीं रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग का मीनिंग, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है सैंपलिंग की वो क्या बता रखी है। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कोटा सैंपलिंग, जिसे कोटा या अभियंश प्रतिदर्श कहा जाता है। In this method of sampling, the population or the universe is divided into various subgroups on the basis of the various features of the population. Population के, यूनिवर्स के, समग्र की कुछ विशेषताओं के आधार पर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन या जो हमारा यूनिवर्स होता है, हम उसे अलग अलग कोटाज में, हम उसे अलग अलग सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में डिफरेंट स्ट्रैटाज बनाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, फिर क्या होता है, द प्रपोर्शन ऑफ दीज सब ग्रुप्स एज कंपेयर्ड टू और इन रिलेशन टू द यूनिवर्स इज कैलकुलेटेड एंड देन सैंपल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच सब ग्रुप। ठीक है, मतलब हर सब ग्रुप की रेशो देख लेते हैं कि टोटल के कंपैरेटिवली इसका प्रोपोर्शन कितना बन रहा है, क्योंकि जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स भी फिर ज्यादा सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसका प्रोपोर्शन कम होगा फिर उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स भी कम सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली ये जो काम होता है ये एक लार्ज साइज, लार्ज एरिया को कवर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि उस लार्ज एरिया को हम डिवाइड कर छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ज्यादातर यहाँ पर इनैमरेटर्स यानी कि गणकों की मदद ली जाती है और हर गणक को ऑलरेडी एज कंपेयर टू दिस प्रोपोर्शन बता दिया जाता है, मतलब इन रिलेशन टू दिस प्रोपोर्शन बता दिया जाता है, पहले से ही कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आपने अपने सब ग्रुप में से इतने सैंपल इकट्ठे करने हैं, आपने अपने सब ग्रुप में से इतने सैंपल इकट्ठे करने हैं। ठीक है, तो इस विधि के अनुसार होता क्या है, समग्र या जनसंख्या को इकाइयों की विशेषताओं के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है और फिर
विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या में अनुपात निर्धारित कर लिया जाता है और हर भाग में से प्रतिदर्श का कोटा भी निश्चित फिर कर लिया जाता है और उस निश्चित किए हुए कोटे के आधार पर ही चुनाव किया जाता है। जैसे देखो, मैं यहाँ पर ना आप ही से रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मान लो 11th क्लास, किसी स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग हम उनका IQ लेवल चेक करना चाहते हैं। अब देखो, 11th क्लास को हम वेरियस ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में बांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में हमारे पास आर्ट्स भी है, मतलब ह्यूमैनिटीज भी है, कॉमर्स भी है, साइंस की फर्दर 2 कैटेगरीज यानी कि मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम होती है। तो इस तरह से हम वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवीजन कर सकते हैं। प्लस देखो, अगर को एजुकेटेड स्कूल है तो गर्ल्स एंड बॉयज के बेसिस पर भी डिफरेंशिएशन हो सकती है। तो इस तरह से पहले हम हमारे गिवन पॉपुलेशन को वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। फिर डिवाइड करने के बाद अब मैंने विशेषताओं के आधार पर, मैंने जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके आधार पर डिवीजन कर दिया। फिर उस डिवीजन के आधार पर देखो सिलेक्शन की जाएगी। जैसे मान लो साइंस के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो साइंस के ज्यादा सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे, ठीक है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स अगर कम हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स रिलेटिवली फिर कम सिलेक्ट किए जाएंगे एज अ सैंपल। तो इस तरह से की हुई सैंपलिंग को हम कोटा सैंपलिंग बोलते हैं। मतलब जब हम अपनी जनसंख्या को डिफरेंट कोटाज में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बाद प्रोपोर्शनेटली हम वेरियस सैंपल्स इकट्ठे करते हैं तो उसे कोटा सैंपलिंग कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहाँ पर इनैमरेटर्स की मदद ली जाती है। तो देखो, ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि वी कैन यूज दी इनैमरेटर्स, वी कैन यूज दी स्किल्स ऑफ दी इनैमरेटर्स। गणकों की अगर सहायता ली जा रही है, गणकों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो हर गणक को किस तरह से कलेक्शन करनी है डेटा की, उसको सैंपल्स को चुनने का पूरा अधिकार मिल जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो खुद एक अनुसंधानकर्ता को तो कम मेहनत करनी पड़ रही है ना, उसे तो कम धन खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ इनैमरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो खर्चा होगा वो होगा, अदरवाइज उसको खुद कम मेहनत करनी पड़ रही है। किसको? अनुसंधानकर्ता को, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो उसमें क्या है, देखो इनैमरेटर्स अगर अपॉइंट किए जाएंगे तो हो सकता है आप खुद, मतलब एक रिसर्चर खुद फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं बना पा रहा, इनैमरेटर्स बना रहे हैं उसके बिहाफ पर, तो हो सकता है इनैमरेटर बायसनेस कर दे। तो इसलिए यहाँ पर कुछ हद तक पक्षपात की संभावना आ जाती है और अगर पक्षपात की संभावना अधिक हो तो उस केस में जो हमारे रिजल्ट्स निकलेंगे वो विश्वास करने के लायक हो सकता है कि न हो। अब बात आती है हमारे लास्ट एक मेथड की, जो है कन्वीनियंस सैंपलिंग। देखो, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? सुविधा। तो सुविधा के अनुसार सैंपलिंग यानी कि सुविधा अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव किया जाना। In this method, the sample is taken on the basis of researcher's own convenience. That is, he or she can contact people who are easy to contact or easy to reach. मतलब अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार एक अनुसंधानकर्ता इस विधि में प्रतिदर्श का चुनाव कर सकता है। कोई उसे रैंडम सैंपलिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी उसे पर्टिकुलर टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई क्राइटेरिया फिक्स करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी यूनिट्स को फ्रॉम दी पॉपुलेशन एज अ सैंपल सिलेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब रिसर्च का अच्छा होना, सही रिजल्ट निकालना या गलत रिजल्ट देना, वो टोटली रिसर्चर की स्किल पर डिपेंड कर रहा है, रिसर्चर पर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से वो सैंपल सिलेक्ट करेगा उस तरह के ही उसे अपने रिजल्ट्स, रिसर्च के रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो अगर वैज्ञानिक तरीके से सैम्पलिंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियत की बजाय थोड़ा सा अपनी रिसर्च पर भी अगर ध्यान देगा तो उसके रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अगर नहीं तो रिजल्ट्स जो हैं वो गलत निकल सकते हैं, जो रिसर्च है वो अविश्वसनीय हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको इन सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में, इन टेक्निक्स के बारे में बताया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, जिसमें मैंने आपके साथ जनगणना विधि यानी कि सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड यानी कि प्रतिदर्श विधि, ये दोनों विधियां मैंने डिस्कस की और इनके सैम्पलिंग के आगे फर्दर आपके साथ मेथड्स भी डिस्कस किए। ये पर्टिकुलर चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू so much for watching and have a nice day.